मेरा नाम ग्रेगरी है और यह पिछले दिसंबर में हुआ था, जब मैं पूरे एक हफ्ते तक अपने घर में अकेला था। मेरी गर्लफ्रेंड छुट्टियों में अपने माता पिता के पास रहने चली गई थी और मैं काम की वजह से वहीं रुक गया था। मैं न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर में एक शांत इलाके में रहता हूँ, जहाँ घर काफ़ी दूर दूर है और मेरे ब्लॉक के ज़्यादातर लोग क्रिसमस पर बाहर चले जाते हैं। इसलिए पूरी सड़क पर मैं अकेला था। शुरू में मुझे शांति और अकेलेपन का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मुझे बहुत आराम मिलेगा और शायद मैं कुछ शो देखूंगा और छुट्टियों के आराम का थोड़ा मजा लूंगा। लेकिन उस हफ्ते जो हुआ वह आज भी मेरे दिमाग में बसा हुआ है। यह मेरे अकेलेपन की दूसरी रात की बात है। शाम के करीब 6:30 बजे थे और बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। पूरे दिन हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और मेरे आंगन में सफ़ेद बर्फ की चादर बिछ गई थी। मैं किचन में एक साधारण डिनर बना रहा था, बस पास्ता और चिकन। आमतौर पर मेरी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए खाना बनाती है। मैं कोई खास शेफ नहीं हूँ। मैंने घर को कम खाली महसूस कराने के लिए बैकग्राउंड में टीवी चालू कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अकेली जगह पाकर खुश था। लेकिन मुझे यहाँ इतना खाली और शांत रहने की आदत नहीं थी। जब मैं टेबल पर खाना खा रहा था तो मुझे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। मुझे सच में समझने में एक सेकंड लगा कि यह क्या है। यह गाने जैसी लग रही थी। मैंने टीवी म्यूट किया और सुना। आवाज़ निश्चित रूप से बाहर से आ रही थी। गाना थोड़ा साफ हो गया और मुझे एहसास हुआ कि वह व्यक्ति जिंगल बेल गा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद पड़ोस के कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन आवाज़ बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। यह किसी भी बड़े आदमी जैसी लग रही थी। मैं उठा और सामने के दरवाजे की ओर चला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आवाज़ उसी दिशा से आ रही है। जितना पास गया, आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा, ऐसा लगा कि गाना ठीक मेरे सामने वाले ट्यूब से आ रहा है। मुझे अपने पेट में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, लेकिन उस पल मुझे अब भी लगा कि शायद वह कोई कैलकुलर होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और मेरी पोर्च लाइट की रोशनी में एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उसने टोपी नहीं पहनी थी और उसका कोट मौसम के हिसाब से बहुत पतला लग रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह से जिंगल बेल गाने में डूबा हुआ था। मेरी वेलकम मैट को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे पता ही न हो कि मैंने दरवाज़ा खोला है। मुझे याद है कि मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि और क्या करना है। मेरे यहाँ पहले कभी भी क्रिसमस कैलोरस नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी बड़े आदमी को अकेले ऐसा करते नहीं सुना था। जहाँ तक मुझे पता है, यह ग्रुप में किया जाता है। वह खतरनाक नहीं लग रहा था। असल में वह थोड़ा कंफ्यूज्ड था, शायद धीमा लग रहा था। मैंने तो यह भी सोचा कि कहीं उसे कोई स्पेशल ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि उसने मेरे वहाँ हॉर्न पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस गाता रहा। जब उसने गाना ख़त्म किया तो मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा या कम से कम चला जाएगा, लेकिन उसने बस एक गहरी सांस ली और उसी धीमी बेसुरी आवाज़ में फिर से शुरू से जिंगल बेल गाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह मेरी तरफ देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। मुझे लगा कि मेरी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि यह बहुत अजीब था। अब मैं वहाँ एक और मिनट तक खड़ा रहा, सुनने का नाटक करता रहा। भले ही मुझे अजीब लग रहा था, मैं सोचता रहा कि वह दूसरी बार गाने के बाद रुक जाएगा, लेकिन वह नहीं रुका। उसने बस गाना दोहराना शुरू कर दिया। मैंने अपना फ़ोन चेक किया और महसूस किया कि जब वह बार बार जिंगल बेल गा रहा था, तब लगभग 4 मिनट बीत चुके थे। आखिरकार मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया। मैंने उसे विनम्रता से धन्यवाद कहा और धीरे से दरवाज़ा बंद किया। मुझे लगा कि इससे वह चला जाएगा, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद भी मुझे गाना सुनाई दे रहा था। वह बिना धीमा हुए गाता रहा। मैं वापस टेबल पर आ गया और बैठ गया। उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा वह गाता रहा, उसे नज़रअंदाज करना उतना ही मुश्किल होता गया। वह आदमी नॉर्मल नहीं लग रहा था और मुझे इस बात से परेशानी हो रही थी कि वह अभी भी मेरे दरवाजे के ठीक बाहर वही गाना गा रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे कोई खास ज़रूरत है और कोई उसकी मदद के लिए बाहर होगा, जैसे सड़क के पास या कहीं और, लेकिन मुझे बाहर कोई और नहीं दिखा। इससे पूरे घर में अजीब सा माहौल होने लगा, जैसे कोई अजीब इंसान मेरे पर्सनल स्पेस के बहुत करीब खड़ा हो। मैं खाना खाते रहा
लेकिन खाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। यह मेरे पूरे डिनर तक चलता रहा। आखिरकार लगभग 10 मिनट बाद गाना बंद हो गया। अचानक शांति से मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे गाने की आदत हो गई थी। मैं धीरे से उठा और सामने के दरवाजे की खिड़की के पास गया। जब मैंने बाहर देखा तो मुझे उम्मीद थी कि वह आदमी चला गया होगा, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था। मैं हिल गया था। अब वह मेरे ड्राइव के आखिर में खड़ा था। वह बस मेरे घर की तरफ देख रहा था, बिल्कुल शांत। वह अब गाना नहीं गा रहा था, कम से कम मुझे यहाँ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस बर्फ में खड़ा था, दरवाजे को घूर रहा था। उस बात में कुछ ऐसा था जो गाने से भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे इंतजार कर रहा हो। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला और उससे कहा कि वह यहाँ नहीं रह सकता, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उसे जाना होगा। वह बिल्कुल नहीं हिला। यह सब बहुत अजीब था। आखिर में मैंने उससे कहा कि अगर वह नहीं गया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। फिर मैंने दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। मैंने खिड़की से उसे एक और मिनट तक देखा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैं सच में पुलिस को नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद उसे दिमागी तौर पर कोई दिक्कत है और मैं मामला और ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर चला जाऊं और अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लूं और आराम करने की कोशिश करूं। बिस्तर के कपड़े बदलने से पहले मैंने ऊपर खिड़की से देखा। वह आदमी ड्राइव से चला गया था। भगवान का शुक्र है, मुझे लगा कि धमकी काम कर गई। मैं बिस्तर पर गया, एक लैंप जलाया और आराम करने के लिए अपनी किताब पढ़ने लगा। शायद 20 मिनट बीत गए होंगे जब मुझे घर के पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह क्या है। बदकिस्मती से वह वही आदमी था जो फिर से जिंगल बेल गा रहा था। बस अब वह मेरे बैकयार्ड से आवाज़ आ रही थी। मैं बिस्तर से कूदा और पीछे की खिड़की पर गया। जब मैंने नीचे देखा तो वह न सिर्फ बैकयार्ड के अंदर था, बल्कि वह पहले से ही मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। वह आदमी मेरे बैकयार्ड में मेरे बेडरूम की खिड़की के ठीक नीचे बर्फ में खड़ा था। वह गाते हुए सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने खिड़की खोली और उस पर चिल्लाया कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, गाना तुरंत बंद करो। गाना तुरंत बंद हो गया। वह लगभग 3 सेकंड तक पूरी तरह चुपचाप खड़ा रहा। फिर वह अचानक नीचे के लेवल पर पीछे के दरवाजे की तरफ पूरी तेजी से भागा। जैसे ही वह मेरी नज़र से ओझल हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अजीब आवाज़ सुनी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसे कोई डेड मेंटल सिंगर हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा पागल और सनकी। उसकी आवाज़ पूरे बैकयार्ड और पूरे घर में गूंज रही थी। फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। पिछला दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, क्योंकि वह उसे लात मार रहा था, उस पर ज़ोर से धक्का दे रहा था और शायद दरवाज़ा या नोब को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऊपर के बेडरूम में भी उसके धक्कों की वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह आदमी सिर्फ अजीब नहीं था, वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। मैंने उनसे जल्दी आने की गुजारिश की और बताया कि एक आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं एक हाथ में बेसबॉल बैट लेकर लाइन पर बना हूँ। मैं अपने बेडरूम की अलमारी में चली गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। ऑपरेटर ने मुझे छिपा रहने को कहा। मुझे अभी भी नीचे से चीखे और धक्के की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि वह अंदर घुस जाएगा। फिर जितनी अचानक से वे शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक आवाज़ें बंद हो गई। मेरी सांसों के अलावा सब कुछ शांत हो गया। मुझे नहीं पता था कि वह चला गया या अंदर आ गया। मैं पुलिस के आने तक अलमारी में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने पूरे घर को बाहर से चेक किया और कन्फर्म किया कि पिछला दरवाज़ा अभी भी लॉक था। ऑपरेटर ने कहा कि मैं बाहर आकर उनसे मिल सकता हूँ। जब मैं उनसे मिलने बाहर निकला तो मुझे आखिरकार लगा कि मैं फिर से सांस ले सकता हूँ। हम पीछे के आंगन में घूमे और बर्फ़ के गहरे पैरों के निशान देखे, जिनसे साफ पता चल रहा था कि वह कहाँ खड़ा होकर खिड़की से मुझे गाना सुना रहा था और कहाँ से वह पिछले दरवाजे तक भागा था। फिर पैरों के निशान मेरी प्रॉपर्टी के पिछले जंगल की ओर जा रहे थे। पुलिस वाले थोड़ी दूर तक उन निशानों का पीछा करने लगे, लेकिन वापस आ गए, क्योंकि रात में जंगल में इतनी अंदर जाना शायद ठीक नहीं था। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि लोग हर समय अजीब हरकतें करते हैं और जब तक मैं अपने दरवाजे बंद रखूंगा तब तक मैं ठीक रहूंगा। उन्हें उसे ढूंढने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा।
लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि बहस नहीं कर पाया। उनके जाने के बाद घर बहुत खाली और ठंडा लग रहा था। मैंने हर दरवाज़ा और खिड़की को लॉक कर दिया था और उन्हें बार बार चेक किया। उस समय मैं अकेलेपन से तंग आ चुका था और बस अपनी गर्लफ्रेंड को घर वापस चाहता था। जहाँ तक उस आदमी की बात है, वह कभी वापस नहीं आया। कम से कम मुझे तो नहीं पता। यह कहानी लगभग 10 साल पहले के मेरे क्रिसमस के अनुभव के बारे में है। मैं 6 साल का था क्योंकि मेरा जन्मदिन नवंबर में था और मैंने अभी अभी सेलिब्रेट किया था। अब हम छुट्टियों की तैयारी कर रहे थे। मेरा जन्मदिन उसी दिन था जिस दिन फेमस ओडेल बेकम जूनियर का कैच हुआ था। मैं काउबॉयज फैंस के साथ रहता था, लेकिन मैं जॉइंट्स का फ़ैन था। मुझे याद है कि उस रात मेरे जन्मदिन के सेलिब्रेशन के दौरान भी इसके बारे में बात हो रही थी। यह एक इवेंट से भरा जन्मदिन वाला हफ्ता था और मुझे हैरानी है कि मुझे यह सब याद है क्योंकि मैं सिर्फ 6 साल का था। मुझे फुटबॉल समझ नहीं आता था, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि वह कैच कमाल का था। इसलिए मैं बस उस पल में जी रहा था और किसी भी दूसरे बच्चे की तरह खुश था कि मेरा जन्मदिन था। मेरे जन्मदिन पर मुझे 30 दिसंबर को मेव्स विजार्ड्स NBA गेम के टिकट मिले। मैं कैवलियर्स का फ़ैन था, लेकिन क्योंकि हम डलास के बाहर DFU में रहते थे, इसलिए मैं बहुत सारे मैक्स फैंस को जानता था और मैं खुद भी एक छोटा सा फ़ैन था। इसलिए मैं शुक्रगुजार था। यह मेरा पहला NBA गेम होने वाला था। क्रिसमस के 5 दिन पहले था। मेरा क्रिसमस बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरे क्रिसमस गिफ्ट में से एक और मैक्स गेम था जो 27 दिसंबर को ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ था। मैं दोनों गेम्स में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वह दिन आया और हम गेम देखने गए। मैक्स ने एक करीबी मैच जीता, कुछ 112 से 115 जैसा। पहली बार NBA एरिना में ऐसा इवेंट देखना कमाल का था। हम गेम से निकले और घर चले गए, जो अमेरिकन एयरलाइन सेंटर से शायद 45 मिनट की दूरी पर था। अगले कुछ दिन नॉर्मल थे, लेकिन मैं उस शानदार स्टेडियम और माहौल में वापस जाने के लिए उत्साहित था। इस बार हम फिर से गए। मुझे नहीं पता था कि यह सालों बाद मेरा आखिरी बार जाना होगा। गेम अच्छा चल रहा था और मैं इसका आनंद ले रहा था। हाफ टाइम तक मैक्स 20 और 30 पॉइंट से आगे थे। जब मैं छोटा था तो मैं घूमना चाहता था और खुद खाना लेना चाहता था और खुद बाथरूम जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने माता पिता के साथ था और सिर्फ 6 साल का था। इसलिए मैं और मेरे माता पिता खाना लेने के लिए पैदल गए। हमने शायद 20 मिनट तक लाइन में इंतज़ार किया। मेरे पापा अलग खाना लेने के लिए एरिना के अंदर एक दूसरे रेस्टोरेंट में गए और मैं अपने भाई के साथ रुका, जो पैसे देने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहा था। जब हम वर्कर से बात कर रहे थे तो मैं गेम से पहले उन्हें जो कड़ी खरीदी थी उनमें से कुछ फेंकने के लिए चला गया। मैं शायद 30 फीट दूर एक कूड़ेदान के पास गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, एक लंबा गोरा आदमी मेरे पास आ गया और पूछा, हे, क्या तुम खो गए हो? मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि उसे मेरे माता पिता आसपास नहीं दिख रहे और मुझसे कहा, चलो ढूंढते हैं। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ चलने लगा। मैं बस एक बच्चा था, इसलिए मैं उसके साथ चलने लगा। वह मुझे ऊपर की सीटों की तरफ ले गया और कहा कि हम इंटरकॉम के पास जा रहे हैं ताकि वे मेरे नाम का अनाउंसमेंट कर सके और मेरे माता पिता को ढूंढ सके। मैंने कहा ठीक है और चलता रहा। हम ऊपर पहुँचे और हमने लगभग 10 मिनट तक इंतज़ार किया। उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कोई आसपास नहीं था और फिर मुझे इमरजेंसी सीढ़ियों या लिफ्ट की तरह धकेलने की कोशिश की। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि आसपास कोई नहीं था। फिर मुझे अजनबी लोगों से खतरे की याद आई और मुझे बुरा लगने लगा और डर लगने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। जब उसने अपना फ़ोन देखने के लिए मेरा हाथ छोड़ा तो मैं दौड़कर वापस स्टेडियम की ओर चला गया। जब मैं दौड़ रहा था तो मैंने उसे वहाँ खड़ा देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुझे अपने माता पिता नहीं मिले, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बस कहीं सुरक्षित जगह जाना चाहता था। मुझे मेरा भाई मिला, जिसने मेरे माता पिता को यह नहीं बताया कि मैं खो गया हूँ, क्योंकि वह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। उसने पूछा कि क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, और मैंने कहा हाँ। कुछ भी न कहने का फैसला किया। गेम ख़त्म हो गया और मार्क्स जीत गए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बस घर जाना चाहता था। जब हम बाहर निकले तो मैं चुप था। जब हम कार में बैठे तब भी मैं चुप था।
मेरे माता पिता को लगा कि मैं इतना एनर्जेटिक क्यों नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि शायद मैं थक गया हूँ। जब हम घर जा रहे थे तो मुझे लगभग नींद आ गई थी, लेकिन तभी हमारे पीछे एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वह वहीं था। वहीं आदमी एक ट्रक चला रहा था जिसमें शायद 3 और आदमी थे। मैं बता नहीं सकता कि वो कौन थे, बस उनकी परछाई दिख रही थी। जब वे हमारे बगल में आए तो मेरे माता पिता ने हमारी कार से उन पर चिल्लाया, लेकिन वे आदमी बस घूरते रहे। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। जब हम घर पहुँचे तो मैं सीधे सो गया और जल्दी से सो गया। आधी रात को मैं ठंड से कांपते हुए उठा और मैंने देखा कि मेरी खिड़की पर एक लाइट चमक रही थी। मैंने बाहर देखा, कुछ मासूम चीज़ों की उम्मीद कर रहा था, सेंटा क्लॉज या कुछ और, लेकिन इसके बजाय मैंने उस आदमी को वहाँ खड़े देखा जो मेरे बेडरूम की खिड़की पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था। मैं चिल्लाया और अपने माता पिता के कमरे में भागा। उन्हें बताया कि कोई मेरी खिड़की पर है, जैसे कि वह पहली मंजिल की खिड़की पर हो। वे जल्दी से बाहर आए और शायद 20 मिनट तक खोजा। उन्हें कुछ नहीं मिला और क्योंकि मैं एक बच्चा था इसलिए उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह जरूर किसी कार की परछाई होगी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। नई साल की शाम को कुछ दिनों बाद हम आधी रात तक जाग रहे थे ताकि बॉल ड्रॉप्स देख सकें। उस दरवाजे की घंटी बजी, तब आधी रात होने में लगभग 5 या 6 मिनट थी। मेरे माता पिता ने दरवाज़ा खोला। मैंने तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक मैंने उस आदमी की आवाज़ नहीं सुनी और मुझे 100% यकीन था कि वह वहीं था। मैंने अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। मैंने उन्हें बताया कि गेम में वह मुझे ऊपर ले गया था और मैं भाग गया और बच निकला, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह बस एक आदमी था जो अपने चचेरे भाई के कुत्ते के लिए खोए हुए कुत्ते के प्लायर्स बांट रहा था। रात बीत गई और मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर 1 साल बाद एक नए साल की रात को मेरे बेडरूम की खिड़की पर, ध्यान रहे मैं उस घटना के बारे में भूल गया था, मैं उठा और देखा तो खिड़की पर एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, इस नए साल में तुम मुझसे फिर मिलोगे। मैंने वह नोट अपने माता पिता को दिया और उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। हर कुछ सालों में मुझे नए साल की शाम से डर लगता है, यह सोचकर कि वह आदमी वापस आ जाएगा। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं कभी NBA गेम्स में वापस नहीं जाना चाहता, यह कहते हुए कि यह मेरी चीज़ नहीं थी। लेकिन अब मैं 16 साल का हूँ और मुझे डर लगता है कि वह आदमी जानता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता। इस अनुभव ने मुझे बास्केटबॉल से दूर कर दिया और मुझे हमेशा अपने पर्दे बंद रखने पर मजबूर कर दिया। मुझे वह रात बहुत साफ याद है और अब भी मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार कितनी भयानक चीज़ों के करीब आ गया था। यह दिसंबर की शुरुआत थी और हम एक असली क्रिसमस ट्री काटने के लिए उत्तर की ओर पहाड़ों में जाने का फैसला किया। यहाँ कुछ ऐसा था जो मैं और मेरी पत्नी मेरियन हमेशा से करना चाहते थे और हमारा 7 साल का बेटा एंड्रयू भी इसके लिए उत्साहित था। मौसम ठंडा और बादल वाला था और आसमान ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ कभी भी फिर से गिरने वाली हो। हमारे लिए इसने क्रिसमस के माहौल को और बढ़ा दिया। घुमावदार सड़कों पर पूरी यात्रा ने मुझे फिर से बच्चा जैसा महसूस कराया। काफ़ी समय हो गया था जब मैंने कुछ इतना अनोखा और क्रिसमस की भावनाओं वाला किया था, और एंड्रयू को इतना उत्साहित देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। जब हम आखिरकार उस दूर दराज के इलाके में पहुंचे जिसे मेरियन ने ऑनलाइन ढूंढा था, तो पार्किंग एरिया में आसपास कोई दूसरी कार नहीं दिखी। वहां चारों ओर कुछ लाइटों के खंभे थे, इसलिए अगर आप सोच रहे थे तो बता दूं कि वहां बिल्कुल अंधेरा नहीं था, इसलिए हमने वह जगह चुनी थी। फिर भी हम टॉर्च साथ लेकर गए थे। हमने एक छोटे से बिना निशान वाले रास्ते के पास गाड़ी पार्क की जो पेड़ों के अंदर की ओर जाता था। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के कारण जमीन पर अभी भी बहुत बर्फ थी और इतनी ऊंचाई पर बर्फ को पिघलने में और भी ज़्यादा समय लगा। एंड्रयू तुरंत कार से बाहर कूद गया और हम पर बर्फ के गोले फेंकने लगा, तो मैंने भी वापस फेंकना शुरू किया। हम जहां मज़े करने आए थे, इसलिए बेशक मैं एंड्रयू के लिए इससे जितना हो सके यादगार बनाने की कोशिश करने वाला था। मैंने अपनी टॉर्च और कुल्हाड़ी पकड़ी
जिसका इस्तेमाल मैं पेड़ काटने के लिए करने वाला था। हम बर्फ पर अपने ट्यूब्स की चरमराहट के साथ सरकते रास्ते पर चले। एंड्रयू आगे दौड़ रहा था, रुक रुक कर उन पेड़ों की ओर इशारा करता रहा जो उसे लगता था कि एकदम सही हो सकते हैं। हम जितना अंदर जाते गए, हमारे पीछे का रास्ता उतना ही गायब होता गया और एकमात्र रोशनी घने बादलों के पीछे चमकते हुए हल्के चांद से आ रही थी। इतनी शांति थी कि मैंने मेरियन और एंड्रयू को एक पल के लिए रोकने को कहा ताकि हम सच में उस माहौल को महसूस कर सके। कोई आवाज़ नहीं थी, शायद हल्की हवा चल रही थी, बस इतना ही। सच कहूँ, अगर मैं वहाँ अकेला होता तो सिर्फ शांति और अंधेरे की वजह से थोड़ा डर जाता। जैसे जैसे हम पगडंडी पर और अंदर गए, हमें अपनी लाई हुई टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा। हम तीनों को एंड्रयू टॉर्च के साथ बहुत मज़े कर रहा था जब तक कि पार्किंग लाइट की रोशनी दिखना बंद नहीं हो गई थी और अब टॉर्च के अलावा बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। जाहिर है वह थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसने पूछा कि हम कितनी दूर जाने वाले हैं और उसने अंधेरे पर टिप्पणी की। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है या जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ा तो खाली बर्फीला रास्ता था। लगभग 10 मिनट बाद हमें आखिरकार एक जगह मिली जहाँ पेड़ लंबे और घने थे। एंड्रयू सबसे अच्छे पेड़ की तलाश में उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। मेरियन मेरे करीब रही और उसने फुसफुसाकर कहा कि वह जल्दी से एक पेड़ चुनना चाहती है क्योंकि उसे भी अजीब सा लग रहा था। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। यह मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा डरावना था। तभी हमें अपने पीछे हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। वह हम में से कोई नहीं था, न ही कोई जानवर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जूते पहनकर बर्फ पर चल रहा हो, लेकिन बहुत धीरे धीरे और छिपकर। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक आदमी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए रास्ते पर लगभग 20 फीट पीछे खड़ा था। उसने मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे, उसके हाथ नंगे थे और ठंड से लाल हो गए थे। मेरियन ने एंड्रयू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। जब उस आदमी ने देखा कि हम उसे देख रहे हैं तो वह अचानक अजीब तरह से मुस्कुराया और करीब आ गया। उसने पूछा कि क्या हम क्रिसमस ट्री ढूंढ रहे हैं। उसकी आवाज़, जो पहले से ही परेशान करने वाली चुप्पी को तोड़ रही थी, अजीब थी। उसकी आवाज़ गहरी और थोड़ी धीमी थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एंड्रयू ने हाँ में जवाब दिया, फिर से उत्साहित होकर। और मुझे घबराहट का झटका लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह आदमी हमारे बारे में कुछ भी जाने। मेरियन ने जल्दी से उसे कहा कि हम बस टहल रहे थे। वह आदमी फिर से करीब आया और जिस तरह से वह चला, उसने मेरे हाथ के बाल खड़े कर दिए। उसने हमसे कहा कि चिंता न करें क्योंकि वह पार्क रेंजर नहीं है। उसने यह इस तरह कहा जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि हमने झूठ क्यों बोला, क्योंकि सच कहूँ तो हम जो कर रहे थे वह बहुत ज़्यादा गैरकानूनी था। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। उसके साथ कुछ गड़बड़ थी। वह भूखा और बेबस लग रहा था, या ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं था। मुझे लगता है सही शब्द न मिलने की वजह से वह बेघर लग रहा था। मैंने मेरियन से कहा हमें कार की तरफ वापस चलना चाहिए और उसने एंड्रयू की जैकेट पकड़ते हुए सिर हिलाया। जब हम उस आदमी के पास से गुजरे तो वह मुस्कुराते हुए खड़ा था और देख रहा था। चलते समय हल्का हल्का सिर हिला रहा था जैसे अलविदा कह रहा हो। एंड्रयू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि क्या वह आदमी हमारा पीछा कर रहा है, और हमने उसे आगे देखते रहने को कहा। हर बार जब मैंने पीछे देखा तो वह आदमी पहले से थोड़ा और करीब था। हालांकि मैंने उसे तेज चलते हुए नहीं सुना। मैंने मेरियन से फुसफुसा कर कहा कि जब हम मेन रोड पर पहुंचेंगे तो हमें कार की तरफ दौड़ना होगा। उसने एंड्रयू का हाथ और कसकर पकड़ा और बिना पीछे देखे सिर हिलाया। उस आदमी के कदम पूरे समय हमारे पीछे थे, थोड़ा घिसटते हुए, जैसे उसके जूते बहुत बड़े या बहुत भारी हो। जैसे ही हम पेड़ों के बीच उस जगह के पास पहुंचे जहां कार पार्क थी, मैंने उनसे जाने को कहा। मेरियन ने एंड्रयू को उठाया और जितना तेजी से हो सके दौड़ने लगी। मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस होने का एकमात्र कारण मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन मैं हिंसक इंसान नहीं हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया है। मैं बस एक सेकंड के लिए पीछे का रास्ता रोकने के लिए मुड़ा। वह आदमी चलना बंद कर चुका था और बस मुझे घूर रहा था, और उसने अपने हाथ आधे ऊपर उठाए, अभी भी मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने कहा, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम बस अपनी ट्रक में वापस क्यों नहीं चले जाते। जब उसने यह कहा
तो मेरा दिल जोर से धड़का। उसने ट्रक ऐसे कहा जैसे उसे पता हो कि हम यहाँ पिकअप ट्रक में आए थे। मैंने बस इतना जवाब दिया कि हम कोई परेशानी नहीं चाहते। फिर मैं मुड़ा और पार्किंग की तरफ तेजी से वापस जाने लगा, लेकिन आधे रास्ते में मेरियन ने घबराकर मेरा नाम चिल्लाया। ओह नो, मैंने सोचा। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो उसने मुझे दिखाया कि दाहिनी तरफ के दोनों टायर पंचर हो गए थे। मेरे पास ज़्यादा देर तक जांच करने का समय नहीं था। मैंने मेरियन को तुरंत पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन उसे पहले सर्विस मिलने में दिक्कत हुई। वह थोड़ी देर तक बर्फीली जगह में घूमती रही जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं मिल गया। वह कभी भी ज़्यादा दूर नहीं गई। मैंने एंड्रयू को ट्रक में इंतजार करने को कहा, क्योंकि वह मेरियन और मुझे घबराते हुए देख रहा था। वह इतना बड़ा था कि उसे पता चल गया था कि कुछ बुरा हो रहा है। मेरियन को फ़ोन पर बातें करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन ले लिया और अपनी लोकेशन बताई और बताया कि हमें जंगल में एक अनजान आदमी से खतरा महसूस हो रहा है, जो शायद टायरों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आसपास एक संभावित रूप से अस्थिर व्यक्ति होने और हमारे साथ एक बच्चा होने की वजह से पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही थी। और उसने मुझसे कहा कि जब तक पुलिस न आ जाए तब तक अपने परिवार को ट्रक में बंद रखना, और एक टो ट्रक भी भेजा जाएगा। मुझे निर्देश दिया गया था कि जब तक हम इंतजार करें तब तक ऑपरेटर को लाइन पर रखें। लेकिन आखिरकार खराब सिग्नल की वजह से लाइन कटने लगी और बीच बीच में आवाज़ें रुकने लगी। फिर मेरियन अचानक मेरे कान में चिल्लाई और देखने को कहा, और उस रास्ते के पास पेड़ों की लाइन की तरफ इशारा किया। पेड़ों की लाइन के ठीक पीछे कई लोग खड़े थे। मैंने कम से कम 3 लोगों को गिना। जहाँ हम थे वहाँ से वे परछाइयाँ दिख रही थी, जिससे वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा पीछा किया जा रहा है और हमें शिकार बनाया जा रहा है। फिर उनमें से 2 लोग करीब आने लगे। मैंने ऑपरेटर को बताया और उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे मुझे सच में बहुत अजीब लगा। उसने पूछा कि क्या मेरे पास किसी तरह का हथियार है, और जब मैंने कहा कि मेरे पास कुल्हाड़ी है तो उसने इशारा किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपने परिवार की रक्षा के लिए तुम इसका इस्तेमाल करना। इस समय तक एंड्रयू रो रहा था और मेरियन उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने ऑपरेटर को बताया कि 2 लोग अभी भी ट्रक की तरफ आ रहे थे। वे दौड़ नहीं पा रहे थे, न ही चिल्ला रहे थे, न ही कुछ और कर रहे थे। वे बस बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तीसरा आदमी अजीब तरह से गायब हो गया, शायद रोशनी के दूर जंगल की ओर चला गया। ऑपरेटर ने मुझे बताया कि पुलिस पास ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका मतलब 2 मिनट या 10 मिनट। मैं इंतजार करता रहा। मैं पेड़ और दूर सड़क के बीच में बार बार देख रहा था। मैं चमकती हुई लाइटें दिखने की दुआ कर रहा था। मैंने फिर से ऑपरेटर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट गई। जैसे ही कॉल कटा, सब कुछ 100 गुना ज़्यादा बुरा होने लगा। मैंने दरवाजे फिर से लॉक कर दिए, हालांकि वे पहले से ही लॉक थे। मैंने अपना हाथ कुल्हाड़ी पर रखा, क्योंकि अब वे दोनों लोग इतनी दूरी पर थे कि उनकी बातें सुनी जा सकती थी। हम उन्हें यह कहते हुए सुन सकते थे कि हम मदद करने आए हैं। जैसे ही उन्होंने हवा में हाथ हिलाया, हम में से किसी ने भी उन्हें पहले वाले आदमी के रूप में नहीं पहचाना। क्या तुम्हें लगता है कि वे पार्क रेंजर हैं? मेरियन ने पूछा, और मैंने पक्के तौर पर कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद मैंने यह बहुत ज़ोर से कहा, क्योंकि एंड्रयू और भी ज़्यादा रोने लगा, जिसे चुप कराने के लिए मेरियन को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। ये दोनों लोग जो पास आ रहे थे, उन्होंने पहले वाले आदमी की तरह ही कपड़े पहने थे, यानी बहुत कम कपड़े, और उनके कपड़े घिसे हुए थे, लगभग गंदे लग रहे थे, और उन्हें ठंड से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी अचानक वे दोनों मुड़े और उसी दिशा में वापस भागने लगे जहाँ से वे आए थे। हमें अभी तक पता नहीं था कि क्यों, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो गया। हम पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर इतना खुश पहले कभी नहीं हुए। यह तेज़ी से तेज होती जा रही थी और आखिरकार हमने सड़क से आती हुई चमकती रोशनी देखी। असल में काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। पुलिस अपनी स्पॉटलाइट चालू करके लॉट में घुसी और उसने तुरंत हमारी दिशा में रोशनी डाली। मैंने अपनी लाइटें चमकाई ताकि कार में बैठे पुलिस वालों को जंगल में वापस भागते हुए आदमी दिखे। हालांकि इस समय तक वे लगभग जा चुके थे, लेकिन उनके पैरों के निशान थे। जैसे ही एसयूवी हमारे पास आई, 2 अधिकारी तुरंत फ्लैश लाइट लेकर बाहर कूदे और मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उस दिशा में इशारा किया जिधर वे आदमी भागे थे। मैंने कहा कि वे पेड़ों में ऐसे गायब हो गए जैसे उन्होंने पहले से ही तय कर रखा हो कि कहाँ जाना है। पुलिस ने हमसे कहा कि जब तक वे खोजबीन कर रहे हैं,
हम ट्रक के अंदर ही रहे और कुछ ही मिनटों में और भी यूनिट आ गई। एक अधिकारी हमारे साथ रहा। एंड्रयू अब डरा हुआ नहीं था, बल्कि हलचल और पुलिस अधिकारियों को देखकर एक बार फिर उत्साहित था। लंबी खोज के बाद पुलिस वापस आ गई और हमें वही बताया जो मुझे पहले से पता था कि वे कहने वाले हैं। उन्हें कोई नहीं मिला, बस बर्फ में पैरों के निशान थे जो जंगल में गहरे चले गए थे और आखिरकार अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे लोग कहीं बाहर रहते थे या कहीं पहाड़ों में या कहीं गहरे किसी कैंप का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि कभी कभी आवारा या कब्जा करने वाले लोग सर्दियों में दूर दराज के इलाकों में छिपे रहते हैं। आखिरकार टो ट्रक आ गया और जब तक हमारा ट्रक लोड नहीं हो गया तब तक पुलिस हमारे पास पास रही। तब तक ठंड से बचने के लिए हमें पेट्रोल कार के पीछे बैठना पड़ा। किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मैरियन ने एंड्रयू को अपनी गोद में लिया हुआ था और बस खिड़की से बाहर अंधेरे पेड़ों की लाइनें देख रहा था। घर वापस आते समय हम में से किसी ने बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब डरे हुए थे कि जोर से कुछ भी कहने से वह बस फिर से सच हो जाएगा। हमने फिर कभी क्रिसमस ट्री काटने की कोशिश नहीं की। हम उस पहाड़ी इलाके में वापस भी नहीं गए। आज भी 10 साल बाद भी मैं उसके आसपास कभी भी जाने से मना कर देता हूँ। आज भी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा डराती है वह है यह सोच कि वे हमें तब से देख रहे थे जब हमने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था। उन्होंने हमें उस पार्किंग लॉट में आते हुए देखा था क्योंकि वे जानते थे कि मेरे टायरों को काटकर हमें फंसाना है और वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम पेड़ों के बीच इतना दूर चले जाएं कि हम ट्रक तक वापस न आ सके। हम खुशकिस्मत थे कि हमने अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और लगभग तुरंत ही ट्रक के लिए निकलने का फैसला किया। हम खुशकिस्मत थे कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी जिसने शायद उन्हें कुछ पागलपन करने से रोक दिया।